चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करना था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वहीं से सीखते हैं अब क्या है इसमें। हेडिंग डाल दो नए चैप्टर की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपका मोर लेस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला सेंट्रिक चैप्टर है। फॉर्मूलेज बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, और हर फॉर्मूले के हिसाब से अलग 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 आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे, लेकिन हर फॉर्मूले का एज सच लॉजिक भी है। पहली बात, पोर्टफोलियो का अपने आप में मतलब क्या होता है? नॉर्मली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना। जैसे ना एक कहावत कही जाती है हमारी स्टॉक मार्केट में, उसी के बेसिस पे पोर्टफोलियो बना है कि एक लाइन बोली जाती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि अगर वही बास्केट टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। फिर यही चीज इन्वेस्टमेंट में बोली जाती है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह पे मत डालो, अलग 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 जगहों पे पैसा डाल दो। जैसे छोटे होते थे ना, मम्मी बोलती थी, घर से बाहर जाते थे, 1000 रुपए 500 रुपए लेके जाते थे, तो 100 रुपए अपनी जेब में डाल ले, 100 रुपए उस जेब में डाल ले, 100 रुपए वॉलेट में डाल ले, 100 रुपए बैग में डाल ले, कि अगर जेब कट भी गई तो कुछ इतने पैसे हो कि घर वापस आ जाए। सब आया ना समझ? तो वो भी मम्मी भी एक तरह से क्या कहती थी, बल्कि मम्मी ही सिखाती थी पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो वही चीज एक तरह से यहां पे है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से करनी है, अलग अलग जगहों पे पोर्टफोलियो बनाकर करनी है। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 लाख रुपया है, और वैसे फाइनेंस में मैं आपको अगर बताऊं, पोर्टफोलियो जो होता है ना, पूरे फाइनेंस में जो भी आप पढ़ते हो उसका निचोड़ होता है एक तरह से पोर्टफोलियो। कहने का मतलब है प्रैक्टिकलिटी में आप पोर्टफोलियो सीख ही नहीं सकते अगर आपको बाकी फाइनेंस नहीं आता है। फॉर द सिंपल रीजन, यहां पे आपको हर तरीके की सिक्योरिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, हर तरीके की सिक्योरिटी का फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए कि कितना रिटर्न आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, वगैरह वगैरह। तभी तो आप सिक्योरिटीज को इवेलुएट करके एक पोर्टफोलियो बना पाओगे। अब जैसे यहां पे किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, अब वो सारा का सारा पैसा ना तो सिक्योर्ड जगह पे डालना चाहिए, ना ही सारा का सारा पैसा रिस्की जगह पे डालना चाहिए। सारा पैसा सिक्योर्ड जगह पे डाल दिया तो उतना भी शायद रिटर्न ना आए जितनी इन्फ्लेशन है, और सारा का सारा पैसा अगर रिस्की जगह डाल दिया और वो रिस्क अगर रियलाइज हो गया तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ना मिले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्या करे कि अपने 1 लाख रुपए में से कुछ की तो करवा दे एफडी, मान लो 20,000 की करवा दी उसने फिक्स डिपॉजिट, कि भाई बाकी सब अगर खत्म भी हो गया एटलीस्ट मेरे को फिक्स डिपॉजिट प्लस थोड़ा सा मिनिमल इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कुछ पैसा उसने गोल्ड में लगा दिया, मान लो 25,000 गोल्ड में लगा दिया। अब ना कभी भी नोटिस करना, जब भी किसी भी इकोनॉमी में नेगेटिविटी आ रही होती है ना, पेसिमिज्म आ रहा होता है किसी भी इकोनॉमी में, गोल्ड बढ़ता है उस टाइम पे, गोल्ड का रेट हमेशा उस टाइम पे बढ़ेगा। और जब भी एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, नेशन का हैप्पीनेस वगैरह का वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, और जब भी किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग इकोनॉमी आएगी, एक्सपेंशन इकोनॉमी जाएगी, तो गोल्ड धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अपने बढ़े हुए लेवल से कम होकर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तभी आप नोटिस करना, अभी कोविड वाला जो सिनारियो था उस टाइम पे आपने न्यूज में बड़ा सुना होगा कि गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 50,000 से एक्सीड हो गया था, 55,000 पे टच कर गया था उस टाइम पे, तो लोग कह रहे थे 57-58 तक हो गया था ये, लोग कह रहे थे शायद 60,000 को ना जंप कर जाए, ये बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब अगर आप नोटिस करोगे, बीच में 1-2 दिन की रैली आना एक अलग बात है, नॉर्मल प्राइस फॉल होते होते वो 50,000 के नीचे जा चुका था। ठीक है, क्यों? कोविड टाइम पे बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई थी, पूरी इकोनॉमी क्लोज हो गई थी। अब धीरे 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 धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं इकोनॉमी ठीक हो गई है, लेकिन उस ट्रैक पे ऐसा लग रहा है शायद जाएगी। ठीक है ना, जैसे टाटा मोटर ने भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने धीरे धीरे अपने आप को बकअप करना शुरू किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है, अच्छा ऐसा अब क्यों होता है कि गोल्ड का प्राइस उस टाइम पे बढ़ता है जब नेगेटिविटी होती है? फॉर द सिंपल रीजन, जब पूरी इकोनॉमी में नेगेटिव होती, गोल्ड को ना एक और बात बोली जाती है, गोल्ड इज द परफेक्ट हेज ऑफ नेगेटिविटी। परफेक्ट हेज बोला जाता है। हेज का तो मतलब आप जब समझते हैं, हेज का मतलब होता है अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, मतलब परफेक्ट हेज ऑफ नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना, उसको परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर देता है गोल्ड। तभी गोल्ड क्या होता है, जब भी नेगेटिविटी जाती है ना इकोनॉमी में, देखो शेयर्स वगैरह तो क्या है, आज अगर मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, और कल को वो शेयर 150 रुपए का हो जाए, तो हम बोलते हैं मेरे को 50 रुपए का गेन हो गया। हुआ थोड़ा ना है वो गेन, अनरियलाइज्ड है। अगर आज की आज वो शेयर बेच दूं तो आएगा ना मेरी जेब में वो 50 रुपए का प्रॉफिट, मतलब वो है तो इमेजिनरी कहीं ना कहीं।
समझ आ रहा है कि हो सकता है आज 100 रुपए का शेयर खरीदा, कल 150 रुपए का शेयर हो जाए, मैं कह रहा हूं मेरे को 50 रुपए का गेन, अगले दिन कंपनी में आग लग जाए और गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो जाए कंपनी का, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो मेरा गेन था वो है तो इल्यूजन, लेकिन जो गोल्ड है, मेरे कहने का मतलब है जितनी बाकी सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स वगैरह वगैरह, ये फिजिकल सिक्योरिटीज नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन देती हैं आपको। और अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस में चला जाऊं, वो तो वहां पे तो शेयर्स का भी डिलीवरी नहीं होती है, वो तो है ही वायदा बाजार कि अगर खरीदता तो इतने का खरीदता, अगर बेचता तो इतने का बेचता। लेकिन गोल्ड क्या है, एक्चुअली में फिजिकल सिक्योरिटी है। इसीलिए जब नेगेटिविटी आती है ना, तो लोग इस बात पे ज्यादा पैसा नहीं लगाते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, जब फ्यूचर ही अनसर्टन है। लोग इस बात पे पैसा लगाते हैं मेरे पास आज क्या आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। समझ आया? इसलिए नेगेटिविटी वाले सिनारियो में गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, फिजिकल सिक्योरिटी में लोग ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। और जब पॉजिटिविटी आ जाती है, लोग फिर से शिफ्ट कर जाते हैं कि अब स्पेकुलेशन करते हैं, अब और प्रॉफिट कमाते हैं, एक तरह से सट्टाबाजी करते हैं एक तरह से। उस टाइम पे जब लोगों का ध्यान उस तरफ शिफ्ट हो जाता है तो गोल्ड वापस से कम होना शुरू हो जाता है। समझ आया आपको ये? तो कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया, कुछ पैसा चांदी में लगा दिया, सिल्वर में लगा दिया, मान लो 10,000, बाकी जो बचा उसके खरीद लिए शेयर्स। कितना बच गया यहाँ पे? 45, 55, 45,000। अब शेयर्स में भी जब 45,000 लगाया तो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए, एसबीआई के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, टीसीएस के शेयर खरीद लिए, एमआरएफ के, एंड सो ऑन। ये जो मैंने यहां पे बनाया है, दिस इज नोन एज माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपको यही यहां पर समझना है कि किस तरीके से ये पोर्टफोलियो बनाना है हमको, ठीक है ना। इसकी अलग 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 टेक्निक्स होती हैं। पहले तो ये बात क्लियर हुई, पोर्टफोलियो है क्या। अच्छा, पोर्टफोलियो का मेरा मेन क्रक्स क्या होता है? कोई भी इंसान अपना पोर्टफोलियो बनाता ही क्यों है? एक सिंपल चीज, वो एक बेस लाइन है, उसी बेस लाइन के ऊपर मेरा हर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा कहीं ना कहीं। मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क। ये दोनों मोटिव्स मेरे को साथ की साथ पूरे करने हैं। रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। देखो यहां पे ना कई बारी एक मन में ना कई बारी कुछ कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन आती है कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में कि सर रिटर्न मैक्सिमाइज हो तो रहा है यहां पे, तो ये वाला पोर्टफोलियो क्यों नहीं चुन रहे आप? क्योंकि रिटर्न तो मैक्सिमाइज हो रहा होगा लेकिन रिस्क मिनिमाइज नहीं हो रहा होगा, फिर इसलिए मैं उस पोर्टफोलियो को नहीं यहां पे चूज करेंगे हम। समझ आया? कहने का मतलब मेरे को दोनों चीजें अचीव करनी है। अगर यहां पे थोड़ा सा भी मन में आए नहीं सर रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हैं, अगर आप रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हो तो फिर आपको पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप सबसे रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, वहां पे रिटर्न भी मैक्सिमाइज आएगा और अगर रिस्क रियलाइज हो गया तो लॉस भी मैक्सिमाइज आएगा। मतलब समझ आया? फिर पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, फिर वो वाली कहावत हट जाती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। रख दो सारा पैसा एक ही जगह पर। जैसे रिलायंस को कहीं ना कहीं मार्केट में बोला जाता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है इसका शेयर, रिलायंस के शेयर को ना इनकम स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक इनकम स्टॉक होता है और एक डिफेंसिव स्टॉक होता है। सारे शेयर्स को अगर मैं बाइफरकेट करूं, इनकम स्टॉक वो होता है जिसमें रिस्क तो ज्यादा होता है, फ्लक्चुएटिंग वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न देता है तो बहुत ज्यादा देता है, लॉस देता है तो वो भी बहुत ज्यादा देता है, दैट इज जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी। और डिफेंसिव स्टॉक होता है ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा, करीबन स्टेबिलिटी पे ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो रिलायंस को कहीं ना कहीं इनकम स्टॉक बोला जाता है कि ये फ्लक्चुएटिंग बहुत है, प्रॉफिट देता है तो बहुत ज्यादा देता है, लॉस देता है तो वो भी बहुत ज्यादा देता है। एसबीआई को कहीं ना कहीं कहा जाता है डिफेंसिव स्टॉक। कभी भी नोटिस करना, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन जाएगा ही नहीं, नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है इसमें। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है अगर मेरे को अपना रिटर्न ही मैक्सिमाइज करना है सिर्फ, तो फिर पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे रिस्की सिक्योरिटी में पैसा लगा दूंगा। पोर्टफोलियो में बनाता ही इसलिए हूं कि मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए और जितना हो सके रिस्क थोड़ा सा मेरा मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएंगे, वहां तक जाने से पहले मुझे कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी बेसिक। क्या बातें? जैसे अब ये पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल दिया था, एफडी अपने आप में एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, गोल्ड अपने आप में एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, सिल्वर, शेयर्स में एसबीआई, रिलायंस, टीसीएस, ये हर सिक्योरिटी अपने आप में एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है। इतनी सारी इंडिविजुअल सिक्योरिटी से मिलकर एक पोर्टफोलियो बना है। तो पहले मेरे को हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क पता होना चाहिए। जब मेरे को इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क पता होगा तो ही मैं पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क बता पाऊंगा। समझ आया?
मैं यहाँ पे बड़े सारे ना हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बन गया, इस कॉम्बिनेशन का रिस्क रिटर्न क्या है, ये कॉम्बिनेशन बन गया, इस कॉम्बिनेशन का रिस्क रिटर्न क्या है। समझ आया? तो मेरे टॉपिक्स ना इसी तरीके से डिवाइडेड होंगे कि पहले मैं हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है, हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क क्या है, पहले मैं वो जानूंगा। फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क को कंबाइंड करना सीखूंगा, जिससे मैं जानूंगा कि इन सिक्योरिटीज को जोड़कर जो पोर्टफोलियो बना है उस पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है और उस पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है। समझ आया? और कभी भी ना, जैसे आपने इंटर लेवल पे कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ा है, कैपिटल आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं इंटर लेवल पे, एक कैपिटल बजटिंग पढ़ा है और एक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग पढ़ा है। जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर हुआ करता था उस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देखा करते थे। वहां पे ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स की बातें नहीं होती थी, स्टॉक मार्केट की, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की बातें होती थी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में आप सिर्फ ये देखते थे कि आज अगर इतना आउटफ्लो कर दिया तो आने वाले टाइम में कितना इनफ्लो आएगा, सिर्फ रिटर्न देखते थे और रिटर्न की पीवी निकाल के आउटफ्लो की पीवी से कंपेयर कर देते थे। वो एक चैप्टर हो गया, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे वे करना किसी भी प्रोजेक्ट को। फिर आपने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का चैप्टर किया था, जहां पे रिस्क एडजस्टेड अप्रोच करते थे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि वो होती क्या है, ना उसकी जरूरत है, मैं सिर्फ एक क्रक्स बताना चाह रहा हूं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी चैप्टर में आप रिस्क को भी देखते थे और तब जाके आप कंक्लूसिव डिसीजन लेते थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कई बारी अगेन ये कंफ्यूजन आती है कि सर रिटर्न मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर रहे। कई बारी किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न कम भी आ रहा होता है ना, तो भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। किसी पोर्टफोलियो में रिटर्न कम भी आ रहा होता है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को रिटर्न के बेसिस पे सिर्फ डिसीजन नहीं लेना, मेरे को रिस्क के बेसिस पे भी डिसीजन लेना है। समझ आया? अब प्रैक्टिकलिटी में ये कैसे होता है, जो फंड मैनेजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, समझ आ रहा है ना आपको यहाँ तक? अब जो फंड मैनेजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो क्लाइंट को देखते हैं पहले कि क्लाइंट की नीड क्या है। अब ना इसको समराइज करने के लिए बिल्कुल एक क्रक्स में अगर बोलूँ ना, आप जाओ अपने इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस लेने, कंसल्टेंसी लेने किसी कंसल्टेंट के पास, या आपके फादर जाएं, दोनों की नीड्स बिल्कुल अलग होंगी। आपके फादर जाएंगे, मैं अब चलो अपने ऊपर लेके बात करता हूं। मेरे फादर, मैं अपने फादर को अगर बोल दूं ना पापा स्टॉक मार्केट पे पैसा लगा दो, इन्वेस्टमेंट करनी है, पीपीएफ, पापा हमेशा मना कर देते हैं भैया मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा ही नहीं, अपना पैसा तेरे को जो लगाना है ना तू वो लगा ले, मेरा 1 रुपया ना लगाइए स्टॉक मार्केट में। मतलब मेरे को ही कई बारी वो हो जाता है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि जैसे मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, उनको कहाँ लगाना है? एफडी में लगाएंगे, पीपीएफ में लगाएंगे। मैंने एक बारी ना पापा के सामने डेटा रख दिया, मैंने कहा पापा एफडी कितना ब्याज दे रही है आपको? पापा कहते हैं नेट ऑफ टैक्स करके 4.5% का, एक्चुअली में हमने हिसाब लगाया 4.5%, 4% के करीबन 4.3 समथिंग ब्याज आ रहा था। और मैंने कहा पापा रिटेल, हम तो कंज्यूमर है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, रिटेल सेक्टर में हमारी इन्फ्लेशन देखना कितनी आ रही है, ऑन एन एवरेज 6-7% आ रही थी। तो मैंने वही बात समझाई पापा को कि अगर आज 100 रुपये लगाओगे वो बढ़ेगा 4.5% से, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो गिरेगा 6% से। ये बात मैंने बोली, उनको जेन्युइन लगी, तो बोल दिया मेरे सामने ज्यादा बात मत कर। ठीक है, और सीधा एफडी में और पीपीएफ में। कहने का मतलब है उनकी नीड क्या है? उनकी नीड रिटर्न कमाना नहीं है, वो कमा चुके हैं। उनकी नीड इस टाइम पे ये है कि जैसे एक ओल्ड एज में होता है ना कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, चाहे कोई मना नहीं करेगा। तो उनकी नीड ये है कि मेरे पास अपने बैकअप होना चाहिए, मेरा प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए। मेरी नीड क्या है? रिटर्न मैक्सिमाइज होना, यार पैसिव इनकम जनरेट करनी है, रिटर्न आना चाहिए। आई गेस आप बात समझ पा रहे हो? तो अब उस तरीके के लोगों का जब पोर्टफोलियो बनेगा तो उसमें रिस्की सिक्योरिटीज को हटाया जाएगा, वो पोर्टफोलियो नहीं बनेगा उनका। समझ आया? उनका पोर्टफोलियो ज्यादातर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का बनेगा। फिक्स्ड इनकम एज एन एफडी, पीपीएफ, जिसमें फिक्स्ड रेट होता है लेकिन कम होता है। हम लोगों का जब पोर्टफोलियो बनेगा तो वो, क्योंकि रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है थोड़ी सी, तो इसलिए हम लोगों का पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम पे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ आ रहा है आपको ये? तो अब इसी तरीके से इवैल्यूएट वगैरह यहां पे किया जाता है। बीच में अब ये बात चली है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर किसी का, क्योंकि आप फाइनल में हो, मन करता है बाद में सीएफए वगैरह का सोचा है, सीए के बाद में सीपीए, सीएफए वगैरह कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ सीएफए नहीं, कुछ भी ग्लोबल कोर्स। चलो मैं उसके लिए एक चीज बता देता हूं बस, कि अगर आप सीएफए का सोचते हो तो अब मैं आपको बताता हूं, जो आपके यहाँ पे सीए फाइनल के चैप्टर्स हैं वो वहां के सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको जैसे करना हो, कंफ्यूजन होती है ना कि इसमें है क्या, क्या सोच के मैं करूं,
जो आपका सीपीए होता है वो तो अकाउंटिंग की तरफ होता है, उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सीएफए में यही जो आपके चैप्टर्स है ना, यही सारे आपके वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। एक सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे ऑल दो सारे वही चीज़ें हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह जो मेरे को भी रिवाइज करवाना है, बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह, ये सारे बॉन्ड वैल्यूएशन वहाँ पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के नाम से चैप्टर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो मैं वहाँ के इस टॉपिक में वहाँ की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि मैंने अभी एक बात बोली थी ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक तरह से पूरे एफएम का, पूरे फाइनेंस का एक निचोड़ होता है, इसलिए इसको एंड में किया जाता है। तभी ना सीएफए में भी 3 लेवल्स होते हैं और तीनों लेवल्स पे सब्जेक्ट सेम होते हैं। अच्छा 10 सब्जेक्ट है, पेपर एक होता है। यहाँ वहाँ पे वो हिसाब नहीं है कि 10 सब्जेक्ट है तो 10 अलग अलग पेपर, जैसे यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है तो 8 पेपर होते हैं, नहीं, वहाँ पे एक पेपर होता है, क्योंकि फाइनेंस एक ही है भाई, एट द एंड ऑफ द डे मर्ज्ड है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लेवल वही 10 सब्जेक्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिर्फ 5 नंबर का, बाकी सारी 95% वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स की, मतलब बाकी चैप्टर्स की। लेवल 2 आता है, लेवल 2 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वेटेज 35% हो जाती है। और लेवल 3 आता है, लेवल 3 में 80% वेटेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हो जाती है, बाकी सब 20%, मतलब मेन पोर्टफोलियो हो जाता है। इस बात से समझ पा रहे हो कि अल्टीमेटली आपको बेस से सिखाते 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 एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ किस में मर्ज हो रहा है, पोर्टफोलियो में ही मर्ज हो रहा है। समझ आया? क्योंकि जो भी हमने फ्यूचर किया, ऑप्शन किया, अभी फॉरेक्स करेंगे, बॉन्ड किया, डिविडेंड किया, है तो अल्टीमेटली सारा इसका पार्ट, इसी में काम आना है। समझ आया आपको ये? अब यहां पे सबसे पहले जो मैंने बताया हम कि आगे अब चैप्टर में बढ़ना कैसे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा वास्ट है, तो समराइज करते हुए चलेंगे, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 बातें करेंगे, एक तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए और एक पोर्टफोलियो के लिए, मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे कंप्यूट होता है और एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे कंप्यूट होता है ये सिखाऊंगा। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट होगा इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिटर्न, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिस्क, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद तीसरे कॉन्सेप्ट पे जब हम आएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क, और पोर्टफोलियो का रिस्क। लेकिन इसमें जब ये बात आएगी ना, रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पोर्टफोलियो के रिटर्न में। पोर्टफोलियो के रिस्क में फिर बड़ी सारे केसेस बनते हैं। मेरा पोर्टफोलियो 2 सिक्योरिटीज के साथ भी बन सकता है कि मैं सिर्फ 2 जगहों पे पैसा लगाऊंगा। मेरा पोर्टफोलियो 3 सिक्योरिटीज के साथ भी बन सकता है, 4 के साथ भी बन सकता है, 5, 6, 7, 8 कितनी मर्जी सिक्योरिटीज में मर्ज कर सकता हूं कि पोर्टफोलियो में। समझ आया? तो यहां पे रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न तो होता है पूरे पोर्टफोलियो का, बड़ा सिंपल। रिस्क में 2 सिक्योरिटीज हो तो अलग तरीका है रिस्क निकालने का पूरे पोर्टफोलियो का, 3 सिक्योरिटीज हो तो अलग तरीका है पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने का, 4 सिक्योरिटीज हो तो अलग मेथड है रिस्क निकालने का, और 4 से अगर हो ज्यादा, मतलब 5, 6 बड़े बहुत, तो एक अलग तरीका है। मतलब ये जो आखिरी तरीका है ये 4 से 5 एंड अबव है। समझ आया? तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल रिटर्न, दूसरा कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल रिस्क, तीसरा कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो रिटर्न, चौथा कॉन्सेप्ट 2 सिक्योरिटीज का रिस्क, पांचवा कॉन्सेप्ट 3 सिक्योरिटीज का रिस्क, छठा कॉन्सेप्ट 4 सिक्योरिटीज का रिस्क, और सातवां कॉन्सेप्ट मोर देन 4 सिक्योरिटीज का रिस्क। तो पहले हमें यह सीखना है। समझ आया? फिर उसके बाद इनसे पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। पहले तो ये बात क्लियर हो गई ना? चलो, तो सबसे पहले हेडिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिटर्न। अब देखो, सबसे पहले तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा दे दूं, 1 अप्रैल 2000
ये ना साथ साथ नोट भी कर लेना, मतलब पहले समझ के, मतलब ये नोट करना है, पहले चाहे समझ लो फिर नोट कर लेना। मान लो 1 अप्रैल 2019 को एक सिक्योरिटी का पी था, इसको मैं P0 लिख देता हूं क्योंकि स्टार्टिंग का लिख रहा हूं, 100 रुपए। और 31 मार्च 2020 को इस सिक्योरिटी का P1 ये हो गया मान लो ₹120, ठीक। और 31 मार्च 2020 को ही कंपनी ने डिविडेंड भी बांट दिया, मतलब आज के लिए तो D1 हो गया, मान लो 5 रुपए, ठीक। अब आपसे पूछा जाए इस सिक्योरिटी का रिटर्न क्या है, ठीक है ना। मैं यहां पे ना एक इसको पूरा ही बता देता हूं, एक डेटा और दे देता हूं। ये तो एक साल हो गया 19-20, मैं यहां पे 31 मार्च 2021 का भी लिख देता हूं। मान लो 2021 को आज के हिसाब से तो ये P2 हो गया, तो ये मान लो 150 हो गया। और यहां पे D2 बांट दिया इसी तारीख को कंपनी ने, मान लो 10 रुपए, ठीक। अब यहां पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आज अगर मैंने शेयर खरीदा है 2 साल 3 साल 5 साल, जब तक मैंने वो शेयर होल्ड करके रखा है तब तक मैंने कितना रिटर्न कमाया है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो भी मैं नोट में भी लिखवाऊंगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न मैंने भले ही शेयर 2019 में खरीदा था और 2021 में मैं बेच रहा हूं 31 मार्च को, अगर तो भी जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ना वो 2 साल का नहीं निकाला जाता है, वो हमेशा हर साल का इंडिविजुअल निकाला जाता है। क्यों, उसका रीजन अभी आपको जब मैं दूसरे साल का निकालूंगा अपने आप समझ आएगा। पहले यहां पे HPR दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न 2019-20 इसका निकाल रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करी है, 19-20 का रिटर्न निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है आज, 100 रुपए की। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं एक साल बाद शेयर बेच देता, जो कि मैंने नहीं बेचे, अगर बेचता तो कितना कमाता विद इन 1 ईयर। एक तो शेयर बेचता, कितने का बिकता 31 मार्च 2020 को, 120 का, तो भाई 120 का बेचता, 100 रुपए का खरीदा था, ये मैं कैपिटल गेन कमा लेता, ठीक है ना। प्लस 31 मार्च 2020 को ही कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड भी मेरे को दिया है, ये मैंने टोटल रिटर्न कमाया है, तो 25 रुपए का रिटर्न कमाया 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, मतलब 25% का रिटर्न मैंने कमाया। ये मेरा क्या बनेगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाया है वही जो आप KE का फॉर्मूला सीखते हो, D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0, और परसेंटेज में ऑब्वियसली कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद अगर मैं HPR इसी एग्जांपल में निकालना चाहूं 2020-21 का, अब यहां पर जब मैं 2020-21 की बात करूंगा तो मेरा P0 क्या बन जाएगा, 120, समझ आया। तो 120 मतलब 20-21 का स्टार्टिंग 100, अगर आज इन्वेस्टमेंट करता तो 120 की इन्वेस्टमेंट करता, तो एक साल बाद 31 मार्च 2021 को क्या कमाता, 150 रुपए का शेयर हो गया, 120 का खरीदा हुआ था अगर खरीदता तो, और कितने का, 10 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो मैंने एक तरह से 60% का रिटर्न कमाया। मेरी बात समझ आई। कहने का मतलब है हर साल प्राइस बदलता है, इसीलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंडिविजुअली हर साल का कंप्यूट किया जाता है, वो कभी भी कंबाइंड नहीं कि मैं यहां पे सीधा सीधा ये कैलकुलेशन लिख दूं 5 + 10, कई यहां पे क्या करते हैं, 5 + 10 पहले साल का डिविडेंड, दूसरे साल का डिविडेंड, प्लस आज खरीदा था 100 रुपए, सॉरी 2 साल बाद हो गया 150 रुपए का प्राइस, माइनस 100 रुपए डिवाइडेड बाय 100 रुपए, ये कैलकुलेशन गलत है। बिल्कुल सही, प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए आप इस तरीके से कंबाइंड कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न हर साल का इसीलिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करा जाता है, मैथमेटिकली भी देख लो, क्योंकि यहां पे प्राइस हर साल बदलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जरूरी थोड़ा ना कि आज अगर मैंने एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है ये सोचकर कि मैं 5 साल लगा के रखूंगा तो सच में 5 साल लगा के रखूंगा। हो सकता है आज मेरे को वो सिक्योरिटी 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लग रही थी तो आज लगा दिया, 1 साल बाद देख रहा हूं यार नहीं लग रही, अब तो निकालूंगा ना उसमें से पैसा। तो इसीलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न हर साल निकाल के मैं अपने पोर्टफोलियो को हर साल दोबारा से री इवैल्यूएट भी करता हूं, मॉनिटर करना उसको।
इसलिए हर साल ये निकाला जाता है। पहले ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, HPR इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर, that is on per annum basis. लिख लिया? अब ना यहां पर ये तो अभी हमने निकाला है एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का किसी एक साल का रिटर्न। अब ना यहां पे मैं दो तरीकों के आपको डेटा लिखने नहीं अभी है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, वहीं से मेरा अगला मेथड निकलेगा। अभी रिटर्न पे ही हूं मैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न पे। कई बारी क्वेश्चंस में ना आपको HPR निकाल के दिया होता है, लेकिन कैसे दिया होता है, कई बारी HPR ना पास्ट डेटा के बेसिस पे निकाल के दिया होता है। मतलब मान लो मैं आपको यहां पे बोल दूं, मैं TCS के शेयर को एनालाइज करना चाह रहा हूं और आज 2021 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 के लिए एनालाइज करना चाह रहा हूं, और क्वेश्चन आपको या प्रैक्टिकलिटी में आपके पास जो डेटा मिल रहा है, जो कि आसान होता है ढूंढना, आपको 2015 का दिया हुआ है, मान लो 10% रिटर्न आया था, 2016 का दिया हुआ है 12% रिटर्न आया हुआ था, 2017 का दिया हुआ है 15% रिटर्न आया था, 2018 का मान लो आपको दिया हुआ है 9% रिटर्न आया था, 2019 का दोबारा से 10%। कहने का मेरा मतलब है आपके पास पास्ट डेटा है रिटर्न्स का, ये हर साल की इंडिविजुअल HPR दे रखी है। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर HPR निकाल तो लिया, रिटर्न निकाल तो लिया, HPR तो एक इंडिविजुअल ईयर का रिटर्न आया, समझ आया? वो तो मैंने पास्ट ईयर का रिटर्न निकाल लिया HPR, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, आने वाले टाइम में कितना कमाऊंगा। ये बात समझ आई? तो कहने का मतलब है मेरे पास इंडिविजुअल पास्ट ईयर का HPR दे रखा है और एक से ज्यादा ईयर्स का दे रखा है। अब मेरे को इस TCS पे आने वाले टाइम में कितनी रिटर्न आ सकती है उसका एक ट्रेंड पता लगाना है, उसका एक फोरकास्ट पता लगाना है। तो पहला तो क्या हो गया, पास्ट डेटा को यूज करके, पास्ट HPRs को यूज करके, ठीक। दूसरा एक डेटा हो सकता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा क्या, मैंने पास्ट डेटा को नहीं उठाया, अब मैं प्रोजेक्शंस लगा रहा हूं, उम्मीद लगा रहा हूं कि मेरे को लगता है कि 2021-22 में जो मेरा फाइनेंशियल ईयर जिसकी मैं बात कर रहा था, मान लो इसमें इस तरीके से डेटा दे दिया जाए कि मेरे को लगता है कि एक साल बाद आज इस शेयर का मान लो प्राइस 100 रुपए है और एक साल बाद 120 रुपए भी इसका प्राइस हो सकता है, 150 रुपए भी इसका प्राइस हो सकता है, 160 भी इसका प्राइस हो सकता है, 120 का प्राइस हो जाने की प्रोबेबिलिटी मान लो मैं बोल दूं 0.1 10%, 150 हो जाने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.5 और 160 हो जाने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.4। टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 आएगा। आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा भी दिया हो सकता है, समझ आया? अब यहां से किस तरीके से मैं रिटर्न निकालूंगा, फोरकास्टेड एक सिंगल रेट ऑफ रिटर्न, समझ आया? तो सबसे पहले तो मैं सिनारियो समझ आ गए ना, तो यही मेरे दो कॉन्सेप्ट बनेंगे अब कि पास्ट डेटा होगा तो एक रिटर्न कैसे निकाला जाएगा, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा होगा तो एक सिंगल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाएगा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, समझ आया? अब पास्ट डेटा के बेसिस पे जो रिटर्न निकलता है, पास्ट डेटा की HPR को यूज करके जो रिटर्न निकलता है वो कहलाता है एवरेज रिटर्न। और ये एक्चुअली में भी बस एक सिंपल एवरेज होता है, मैं एक डेटा के साथ भी आपको करके दिखाऊंगा अभी। और जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक सिंगल रेट ऑफ रिटर्न निकलता है एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाता है, ठीक। अब कैसे निकलता है ये, पहले एक एक करके। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, तो अगर पास्ट डेटा के बेसिस पे निकाल रहे हो तो पहली बात वो क्या निकलेगा, एवरेज रिटर्न। अच्छा, आप अपने स्टडी मैट पे देखोगे ना तो इसको एवरेज मीन रिटर्न लिखा होगा, बात एक ही है ना, ठीक है ना। तो एवरेज रिटर्न का बुकिश फॉर्मूला तो इस तरीके से दिया होता है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n।
और x यहां पे क्या है, हर ईयर का इंडिविजुअल रिटर्न का समीशन। लिख लिया। अब यहाँ पे साथ के साथ एग्जाम्पल से देखते जाते हैं ताकि रिवाइज करते हुए हमें दिक्कत ना हो। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया था ना, ये वाला मैं इसी के हिसाब से कर रहा हूँ। तो 2015 में हमने रिटर्न लिया था, 2015 में 10%, 2016 में 12, 15, 9, 10, 12%, तो इसका सिंपल एवरेज निकालना है बस। इसका सबमिशन करेंगे 10 + 12 22 + 15 37 + 9 46 + 10 56। तो ये जो 56% आया इन सबका सबमिशन, ये है आपका सबमिशन ऑफ x, और इस रिटर्न को ही मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे AR आ जाएगा, सबमिशन ऑफ x 56% डिवाइडेड बाय इसका सिंपल एवरेज 5, 11.2%। हो गया, समझ आ गया। अच्छा, ये तो हो गया बेस्ड ऑन पास्ट डेटा के बेसिस पे एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डेटा, पहली बात यहां से जो रिटर्न आएगा वो कहलाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका फॉर्मूला ER लिखूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न को, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x बस यही फॉर्मूला है इसका, लिख लिया। अब जैसे एग्जाम्पल में वही डेटा जो मैंने यहां पे लिया था कि मेरे को 120 रुपए का भी प्राइस एक्सपेक्टेड है, 150 का भी, 160 का भी, और आज का भाव कितना चल रहा था, 100 रुपए, ये एग्जाम्पल लिया था। तो करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए, और आने वाले टाइम में 100 रुपए का भी, सॉरी 120 रुपए का भी प्राइस, प्रोबेबिलिटी 0.1, 150 का भी प्राइस, प्रोबेबिलिटी 0.5, 160 का भी प्राइस, प्रोबेबिलिटी 0.4। ठीक, तो सबसे पहले तो यहां पे निकाला जाएगा रिटर्न कि अगर 120 रुपए का प्राइस हो गया तो मेरा रिटर्न कितना बनेगा, 20 रुपए, 100 रुपए का आज का प्राइस है। अगर 150 रुपए का प्राइस हो गया तो मेरा रिटर्न कितना बनेगा, 50 रुपए। अगर 160 का प्राइस हो गया तो मेरा रिटर्न कितना बनेगा, 60। समझ आया। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए 20 का रिटर्न आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो मतलब 2। 50 का रिटर्न आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, मतलब 25। 60 का रिटर्न आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, दैट इज 24। तो ये 51 आ जाएगा, और ये जो 51 आया ये क्या बना, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। मैंने वही आपको लिखवाया, प्रोबेबिलिटी इनटू x, x स्टैंड्स फॉर रिटर्न। थोड़ा स्टैट्स है, थोड़ा नहीं काफी स्टैट्स है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो सब भी आएगा रिस्क के लिए। हाँ, ये रिटर्न की परसेंटेज, हाँ अमाउंट, सॉरी अमाउंट, वही मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे जो एग्जांपल में किया ये अमाउंट आया एक तरह से, एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझ आया। तो ये ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड वर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ सॉल्व करके, और एवरेज वर्ड सिंपल एवरेज। तो एवरेज में तो सिंपल एवरेज करना है अगर पास डेटा होगा, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा होगा तो रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, सबका समीशन, एज सिंपल एज दैट। समझ आ गया। ये है आपका एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना। यहां पे अगेन एक बात बोल रहा हूं, कंफ्यूजन यहां पे ये आती है, एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स क्या बना, या तो पास डेटा होगा तो एवरेज रिटर्न, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर से कंफ्यूजन आती है, फिर सर एचपीआर की जरूरत कहां पे पड़ेगी। अगर कई बारी
पास्ट डेटा का रिटर्न दिया नहीं होता, पास्ट डेटा का एचपीआर निकालने का डेटा दिया होता है। तो ये जो पास्ट डेटा में इंडिविजुअली हर साल की रिटर्न है, दिस इज नथिंग एल्स बट इंडिविजुअली ईयर की एचपीआर। तो एचपीआर का यूज सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ईयर की, इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं, इंडिविजुअल ईयर की पास्ट डेटा की रिटर्न निकालने के लिए होगा। समझ आ गया? अच्छा, अभी हमने हेडिंग डाली हुई थी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, अब हेडिंग डालेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिस्क। देखिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क निकालने के ना हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं एसडी से शॉर्ट कर फॉर्म में बोलूंगा और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उल्टा आर इस तरीके से, ठीक है ना, या इसको ना इस तरीके से ही बना लो, ये जो उल्टा टिक नहीं होता सीए वाला, काइंड ऑफ वैसा होता है ये, इस तरीके से, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन को। एक यहां पे आपके पास निकलेगा वेरिएंस, इसको वेरिएंस ही बोलेंगे, और एक निकलेगा कोवेरिएंस। सीवी। अभी समझाऊंगा। कोवेरिएंस डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, काइंड ऑफ प्रॉफिट, याद है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते थे कि 1 रुपए पर कितना कमाएंगे कैपिटल बस्टिंग में, ये भी एक तरह से वही है कि 1 रुपए का रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, ये टोटल रिस्क होते हैं। अभी समझेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी समझते हैं। तो पहले तो ये समराइज होना जाना चाहिए साथ साथ, लिख लिया? अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत क्या पड़ी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी, वेरिएंस इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, और इन दोनों के फॉर्मूलेज में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो भी वेरिएंस आता है ना उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो एक कंफ्यूजन आती है मन में कि सर अगर सिर्फ अंडर रूट करके ही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और दोनों का ही मतलब रिस्क है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, फॉर्मूलेज हैं, पेपर पास करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रट तो लेंगे, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट तो सेम ही बना ना फिर, कि वेरिएंस निकाल के उसका अंडर रूट लगा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये दो अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्या थी? बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट आपका वेरिएंस है, बट वेरिएंस से जो आंसर आता है ना, वो भी मैं समझाऊंगा, क्रक्स बता रहा हूं बस अभी। वेरिएंस से जो आंसर आता है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है कुछ, मतलब वो आंसर डिफाइंड नहीं कर सकता कुछ, इसीलिए उसको डिफाइंड बनवाने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ता है। अंडर रूट लगाते ही मैथमेटिकली जो आंसर आता है उसकी इंटरप्रिटेशन निकलती है एक, और वो इंटरप्रिटेशन रिस्क की इंटरप्रिटेशन होती है, इसलिए मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। अभी मेरे को पता है आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैंने क्रक्स बोल दिया, मैं जोड़ूंगा इसको एक जगह पे, ठीक है ना। अब देखो, रिस्क का मतलब क्या होता है? फ्यूचर की अनसर्टनिटी, कि भाई आज अगर शेयर का भाव 100 रुपए का है, ये बढ़ जाए, अगर डेफिनेट मैं आपको बोल दूं 100% गारंटी है ये 100 रुपए से 150 रुपए जाएगा ही तो रिस्क काहेगा? अगर पूरी एश्योरिटी है, रिस्क तो यही है ना कि 150 भी जा सकता है और 100 रुपए से 70-60 कुछ भी जा सकता है। कहने का मतलब है रिस्क इज नथिंग एल्स बट द फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइस, ठीक है ना। तो एक तरह से उसी फ्लक्चुएशन को हम यहां पे बोलते हैं डिविएशन। मैं डिविएशन बोल दूं, वेरिएशन बोल दूं, कुछ भी बोल दूं या फ्लक्चुएशन बोल दूं, बात तो यही है ना, प्राइस में चेंज, ठीक है ना। तो अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो वेरिएंस सिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि वहीं उसका अंडर रूट लगा दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएंस। अब वेरिएंस यहां पे किस तरीके से निकाला जाता है, पहले एक एग्जांपल से ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मान लो आपको पास्ट डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पे ईयर्स लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 साल का आपको डेटा दिया हुआ है, और यहां पे 5 साल का गिवन रिटर्न, गिवन रिटर्न मतलब हर ईयर का इंडिविजुअल एचपीआर, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। मान लो पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 10, 12, 15, 9, 10,
ठीक है ना। यहां से सबसे पहले तो हमें क्या, अभी मैं आपको मैथमेटिकल पार्ट पूरा बता रहा हूं इसका कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला कैसे जाएगा, फिर फॉर्मूले हम लिख लेंगे। अच्छा, गिवन रिटर्न मतलब पास्ट डेटा के बेसिस पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, एवरेज रिटर्न निकालूंगा। एवरेज रिटर्न क्या आया था मेरे पास, हमने यहां पे निकाला था 11.2%, ठीक है ना। तो एवरेज रिटर्न मेरे पास यहां पे 11.2%, वहीं से डेटा उठाया आ गया था। फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज रिटर्न लिखेंगे सब में 11.2%, 11.2%, ठीक। अब मैंने यहां पे बोला कि रिस्क का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब फ्लक्चुएशन, मतलब वेरिएशन, मतलब डिविएशन, ठीक। तो अब मैं यहां पे अगली चीज क्या निकालना चाह रहा हूं, डिविएशन ही निकालना चाह रहा हूं। मैं यहां पे डी से लिख रहा हूं, डी का मतलब यहां पे डिविएशन ही है। और डिविएशन क्या है यहां पे, गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न, कि ऑन एन एवरेज मेरा 11.2% रिटर्न हो सकता है अगर पास्ट डेटा की सबसे पिछली रिटर्न 10% की रिटर्न सच हो गई, तो एवरेज और मेरी आई हुई रिटर्न में कितना डिविएशन होगा। समझ आया, मतलब मैं यहां पे निकालना चाह रहा हूं पिछले, अब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं एक तरह से आज की अपनी एवरेज रिटर्न से देख रहा हूं पिछले 5 सालों में क्या डिविएशन आया है। समझ आया, ऑन एन एवरेज डिविएशन निकालना चाह रहा हूं। तो पहले साल 1.2 का डिविएशन आया हुआ है, माइनस में आएगा, ठीक है। उससे पिछले साल मतलब सेकेंड ईयर पॉजिटिव में आएगा, 0.8% का डिविएशन आया हुआ है। तीसरे साल 3.8 आएगा, 3.8% का डिविएशन आया हुआ है। उससे पिछले साल ये आएगा 2.2 माइनस में, इतने परसेंट का डिविएशन आया हुआ है। और उससे पिछले साल मतलब जस्ट पिछले साल 1.2 नेगेटिव, इतने का डिविएशन आया हुआ है। तो मैंने डिविएशन निकाला है, क्यों निकाला है, रिस्क निकालना चाह रहा हूं। और समझ आ गया, एक तरह से ये मेरे पास जो आया है अब डिविएशन, ये पिछले 5 सालों का डिविएशन आया है। समझ आया, जब रिटर्न की बात करता हूं तो 5 सालों के रिटर्न की बात कर रहा था, उसका एवरेज कर रहा था। अब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो 5 सालों के रिस्क की बात करूंगा। लेकिन सिर्फ डिविएशन से मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका सबमिशन अगर मैं करूंगा तो वो तो नील आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ आया, वो बना ही इस तरीके से है कि जीरो आ जाएगा। इसीलिए मेरे को यहां पे इसका स्केयर निकालना पड़ता है, डिविएशन का स्केयर, जीआर माइनस एआर का स्केयर एक तरह से। समझ आया, तो 1.2 का स्केयर 1.44, 0.64, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8 14.44, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 4.84, 1.44। ये मेरे पास डिविएशन का स्केयर आ गया। पहले ये बात समझ आ गई कि डिविएशन का स्केयर क्यों निकाला, क्योंकि यहां से तो फिर मेरा रिजल्ट ही खत्म हो जाता। अब मैं इसका कर दूंगा सबमिशन, ये बनेगा मेरे पास 1.44 प्लस 0.64 प्लस 14.44 प्लस 4.84 प्लस 1.44, 22.8। ये जो 22.8 बना, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं सबमिशन ऑफ जीआर माइनस एआर का स्केयर? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। समझ आ गया आपको ये? अब यहां पे वेरिएंस निकलेगा एक तरह से, जो मैंने ये निकाला है 22.8। देखो एक बारी बस खत्म होने वाला है, बस इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा इसके बाद, बस फिर नोट कर लेना आराम से। ये जो 22.8 आया है, ये एक तरह से पिछले 5 साल की डिविएशन का स्केयर आया है, ठीक। तो मैं ऑन एन एवरेज 1 साल की डिविएशन निकालना चाह रहा हूं। जैसे रिटर्न में भी मैंने क्या किया था, पिछले 5 साल की रिटर्न का एवरेज निकाला था और ऑन एन एवरेज रिटर्न बता दी थी। यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 5 साल की फ्लक्चुएशन निकाल ली है। ऑन एन एवरेज फ्लक्चुएशन कितनी, सिर्फ इंडिविजुअल फ्लक्चुएशन से काम मेरा चल नहीं रहा था, रिजल्टेंट जीरो आ जाता, तो मैंने स्केयर फ्लक्चुएशन निकाली। तो मैं एक तरह से यहां पे 22.8 विच इज डिविएशन का स्केयर डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूं, दैट इज ऑन एन एवरेज डिविएशन निकालने के लिए ये आ जाएगा 4.56%। मतलब 4.56% की डिविएशन आई है। मेरी बात समझ आई, क्लियर हो गया यहां पे? लेकिन अब मैंने आपको बोला था वेरिएंस एक तरह से 4.56% क्या मतलब क्या है, अगर सिर्फ इतना हो कि भाई आपके
पिछले 5 साल में आपके शेयर में ऑन एन एवरेज 4.56% की डिविएशन आई है। लेकिन ये इंटरप्रेट नहीं हो सकता। क्यों इंटरप्रेट नहीं हो सकता? 22.8 स्केयर में है, ये आंसर स्केयर में आया हुआ है, समझ आया? तो यहां से जो 4.56% आया ये भी स्केयर में है। अब इसे इंटरप्रेट मैं क्या करूंगा? अगर सिर्फ 4.56% होता तो मैं कह देता कि पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 4.56% की डिविएशन आई है, फ्लक्चुएशन आई है। लेकिन अब क्या आया? 4.56% का स्केयर। इससे तो मैं कुछ इंटरप्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आई कि क्या डिविएशन आई है? परसेंटेज स्केयर की कौन सी डिविएशन होती है भाई? सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा, एक काम करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन एक नया नाम दे दिया और मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए 4.56% का अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगाने से सिर्फ होगा क्या? स्केयर हट जाएगा ये, और इसका ये आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन में 4.56 का अंडर रूट 2.14 राउंड ऑफ करके परसेंटेज। अब ये मेरा स्केयर में नहीं है, अब ये 2.14% ही है। अब मैं इससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में 2.14% की फ्लक्चुएशन आई है। मतलब आने वाले टाइम में भी मेरा शेयर या तो 2.14% से ऊपर जा सकता है या 2.14% से नीचे जा सकता है। तो पहले तो ये बात समझ आई कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? दोनों ही रिस्क हैं अल्टीमेटली, समझ आया? अब पहले इसको नोट कर लो, फिर यहां से फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है ना? नोट करो, मैं 1 मिनट का पानी ले लूं। अच्छा एक बात बताओ, आज ऑफिस कितने बजे तक जाना है? थोड़ा सा पढ़ सकते हैं देर तक, क्योंकि मेरी क्लास नहीं है इसके बाद आज। बस रूम शिफ्ट करेंगे, उधर शिफ्ट कर लेंगे, 9:30 बजे इधर क्लास होती है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें हम स्टार्ट में करते थे ना, वैरायटी के साथ। हाँ, अब उसका मैं भी जब फाइनल में पहली बार ये पढ़ा ना, मैंने कहा अच्छा स्टैट्स में जो पढ़ा था यहाँ पे यूज होता है उसका। हो गया नोट? और ये यहाँ पे ये वाला भी हो गया ना? अच्छा, तो यहां पे अब फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है ना? जो अभी तो सॉल्व करवाया, बस अब फॉर्मूला कोट करते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने यहां पे आपको क्या करवाया? डिविएशन का स्केयर करवाया, दैट इज जीआर माइनस एआर का स्केयर, और उसके बाद उसको डिवाइड करवाया। यहां पे ये 22.8 क्या आया था? जीआर माइनस एआर का स्केयर, और उसके बाद डिवाइड करवाया था नंबर ऑफ ईयर्स से। तो वेरिएंस का मेरा फॉर्मूला भी यही है,
सब्मिशन ऑफ जी आर माइनस ए आर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यही किया हुआ है हमने वहां पे, समझ आ गया ना। और इसी का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सब्मिशन ऑफ जी आर माइनस ए आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इसका अंडर रूट, दैट इज वेरिएंस, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी। और ये लॉजिक भी क्लियर हो गया, अंडर रूट क्यों लगाना पड़ता है हमें। तो ये हो गए इन दोनों के फॉर्मूलेस। हो गया। अब मैंने यहां पे आपको जो ये कैलकुलेट करवाया है, ये मैंने अभी तक आपको पास्ट डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करवाया है। यहां पे मैंने आपको ये सारी गिवन रिटर्न्स, पास्ट रिटर्न्स दे रखी थी, तो मेरे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले बने। अब अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा हो तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कंप्यूट होगा, अब एक बार वो देख लेते हैं। उसका छोटा सा एग्जांपल, वैसे उसमें भी ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए था, आने वाले टाइम में मान लो 100 रुपए का भी प्राइस हो, सॉरी 120 का भी प्राइस हो सकता है। ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। P1 ये आपका 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ये आपको मान लो वही 0.1, 0.5, 0.4 दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या निकाला था यहां पे, रिटर्न। दैट इज, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन रिटर्न अगेन, ठीक है ना। 120 का अगर प्राइस हो गया तो रिटर्न आएगी 20, 150 का प्राइस हो गया तो रिटर्न आएगी 50, 160 का प्राइस हो गया तो रिटर्न आएगी 60। ये हो गई मेरी यहां पे गिवन रिटर्न इंडिविजुअल प्राइसेस के अकॉर्डिंग। फिर मैं यहां पे लिखूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज ER। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां पे कैसे निकलेगी, सबमिशन ऑफ 20 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 50 इंटू प्रोबेबिलिटी उसकी 0.5 प्लस 60 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4। ये टोटल कितना आया था, 51 आया था मेरे ख्याल से, 51 ही था ना। तो ये आपके पास 51 आ जाएगा, ठीक। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैं यहां पे कोट कर दूंगा 51, 51, 51, आगे सब कुछ सेम है। वहां पर एक्सपेक्टेड की जगह एवरेज रिटर्न निकाला था, यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। अब गिवन रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन ढूंढ लूंगा। दैट इज, सबसे पहले डिविएशन, गिवन रिटर्न माइनस यहां पे ER आएगा। तो पहले उसमें -31, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 9। अब इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो अब मैं क्या करता हूं, डिविएशन का स्क्वायर निकाल लेता हूं। दैट इज GR माइनस, इसके बाद ना एक कॉलम और चाहिए, वैसे जगह नहीं बची, चलो मेरे पास भी नहीं बची, अगले उसमें बनाऊंगा। GR माइनस ER का स्क्वायर एक तरह से, तो 31 इंटू 31 961, 181। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद एक लास्ट कॉलम और बनेगा। मैंने डिविएशन का स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इंटू डिविएशन का स्क्वायर, 961 इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू 0.1, 96.1, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.5 और 81 इंटू 0.4। मैं ये भी बता देता हूं ऐसा क्यों किया है। 32.4, इसका टोटल बनेगा
129। अच्छा, ये जो 129 आया, इसको मैं ये बोल सकता हूं सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू जीआर माइनस ईआर इसका स्क्वायर। ये हमने यही किया है। समझ आ गया? यही आपका वेरिएंस है, खत्म। इसको डिवाइडेड बाय n नहीं करना है। अब मैं वही आपको समझाता हूं अभी, यहां तक नोट कर लो पहले। एग्जैक्टली, ये बात समझ आ गई। अब हमने जब पास्ट डेटा के बेसिस पे किया था, तो यहां से जो डिविएशन का स्क्वायर आया था वो कोई सॉल्व नहीं हुआ था अभी। ऑन एन एवरेज निकालने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया था। यहां पर डिविएशन का स्क्वायर आया 961। मतलब इंडिविजुअली अगर 120 रुपए का प्राइस होता है तो टोटल डिविएशन 961 की आ सकती है रिटर्न में। मैंने उसको प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर दिया कि 961 के डिविएशन आने के चांसेस सिर्फ 10% है, तो ओवरऑल सिनारियो में से सिर्फ 96.1 की फ्लक्चुएशन आ सकती है इसमें। कहने का मतलब है इसको अब मेरे को डिवाइडेड बाय n करने की जरूरत होगी नहीं। पहली बात, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स थे नहीं। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ ईयर्स की जगह ही तो प्रोबेबिलिटी से सॉल्व किया है। तो एक तरह से यहां पे मेरा स्ट्रेट अवे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनता है, जो मैंने यहां पे ये लिखा है, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू जीआर माइनस ईआर का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका ही अंडर रूट। सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू जीआर माइनस ईआर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। समझ आया? क्लियर हो गया ना? अब इसके नीचे ना एक नोट लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर मेजर ऑफ रिस्क। हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन means higher the risk and vice versa. लिख लिया? अब यहां पे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, एक वेरिएंस होता है और एक कोवेरिएंस होता है। तो अब कोवेरिएंस सीखते हैं। पहली बात, वो क्या होता है? कोवेरिएंस CV अब देखो, कोवेरिएंस, मान लो मैं आपके सामने छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि एक सिक्योरिटी पर रिटर्न आ रहा है मान लो 20% का, और इतना रिटर्न कमाने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क उठाना पड़ेगा 10% का। समझ आया? तो 20% का रिटर्न उठाने के लिए 10% का रिस्क उठाना पड़ रहा है। 1% की रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा? 0.1, दैट इज 10% डिवाइडेड बाय 20%, सॉरी 0.5% का रिस्क। समझ आया? क्लियर हो गया ना कि भाई 20% की रिटर्न कमाने के लिए 10% का रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो 1% की रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा? 0.5% का रिस्क उठाना पड़ेगा। यही है आपका CV। समझ आया? तो कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? रिस्क टू बी अज्यूम्ड टू अटेन 1% ऑफ रिटर्न। और फॉर्मूला इसका क्या बना CV का? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न। एज सिंपल एज दैट। मेरी बात समझ आई? हाँ जी, हाँ, एवरेज और एक्सपेक्टेड जो भी उसने निकाला होगा अकॉर्डिंगली। क्लियर हुआ? तो नोट कर लो इसको।
मैं इसकी इंटरप्रिटेशन भी यहां पे लिख देता हूं। फॉर 1% ऑफ रिटर्न 0.5% of risk is to be assumed. लिख लिया। सो बेसिकली जो कोवेरियंस है ना वो एज सच रिस्क का मेजर नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का काम है। समझ आया ना? यहां पे बेसिकली जैसे कई बारी ना, मैं अभी एग्जांपल से भी बता देता हूं, फिर लिखवाना भी है, नोट कर लो पहले। चलो यही हो गया नोट। सो मैं यहां पे बता रहा था जो कोवेरियंस है वो अल्टीमेटली रिस्क का मेजर नहीं है, रिस्क के मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस ही है, ये डिसीजन मेकिंग के काम में आता है। दैट इज कई बारी ना सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, मान लो मैं आपको कहूं कि एक सिक्योरिटी है जिसपे 10% का रिस्क है और ये रिटर्न दे रहा है 12% का, और एक सिक्योरिटी है जिसपे 20% का रिस्क है और ये रिटर्न दे रहा है मान लो 15% का। अब अगर मैं सिर्फ रिटर्न को देख लूं तो मैं कह दूंगा ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, 15% का रिटर्न आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा 3% का रिटर्न कमाने के लिए आपको 10% का एक्स्ट्रा रिस्क उठाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा सा रिटर्न बढ़ रहा है। तो बेनिफिशियल नहीं है शायद ये सिक्योरिटी। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है यहां पर इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए सीवी काम में आता है कि 1% के रिटर्न पे बताओ कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा मेरे को कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। समझ आया? तो इसी को अब मैं लिखवाता हूं, यहां पे आपको हेडिंग डालिए। अभी पोर्टफोलियो पे आने से पहले हमने अभी तक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न भी सीख लिया, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस तीनों सीख लिए। अब पोर्टफोलियो पे जाने से पहले एक चीज, रूल ऑफ डोमिनेंस। रूल ऑफ डोमिनेंस। अब यहां पे ना केसेस बनते हैं। केस ए, मान लो आपको दो सिक्योरिटीज दे रखी हैं, शेयर ए, शेयर बी, और पहला केस मैं बता रहा हूं, मान लो दोनों का रिटर्न आपको सेम दे रखा है, शेयर ए से भी 15% रिटर्न आएगी, शेयर बी से भी 15% रिटर्न आएगी। अब कौन सा सिक्योरिटी एक्सेप्ट करें? नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं रिस्क। मान लो शेयर ए का रिस्क 9% है और शेयर बी का रिस्क 12% है। तो कहने का मतलब है रूल ऑफ डोमिनेंस में अलग अलग केसेस यही बनेंगे, अगर रिटर्न सेम है तो उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर जिसमें कम रिस्क है, कि भाई कम रिस्क उठा के ज्यादा रिटर्न कमा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये वाली सिक्योरिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। केस बी, मान लो वही शेयर ए, शेयर बी, यहां पे रिटर्न, यहां पे रिस्क। अब मान लो रिस्क सेम है, यहां पे भी 10%, यहां पे भी 10%, ठीक? यहां पे रिटर्न आ रहा है 12%, यहां पे अब रिटर्न आ रहा है 15%। अब अगर रिस्क बिल्कुल सेम है तो रिटर्न देखूंगा जहां पे रिटर्न मैक्सिमाइज आ रहा है 10% का रिस्क उठा के, ये सिक्योरिटी बी। और अगर केस सी, शेयर ए, शेयर बी, रिटर्न, रिस्क, दोनों ही अलग अलग हैं। यहां पे 12% का रिटर्न आ रहा है 10% का रिस्क उठा के, यहां पे 15% का रिटर्न आ रहा है 13% का रिस्क उठा के, रिस्क भी अलग हो गया और रिटर्न भी अलग हो गया। तो ऐसे सिनारियो में अब डिसीजन अगर आपको लेना पड़ जाए कि कौन सी सिक्योरिटी उठाऊंगा अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, यूज कोवेरियंस टू डिसाइड। अब कोवेरियंस जब मैं निकालूंगा तो शेयर ए का कोवेरियंस कितना आएगा?
रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क 12% डिवाइडेड बाय 10% ये आएगा 1.2 और शेयर बी 15% डिवाइडेड बाय 13%। हाँ जी, ओहो ये उल्टा लगा दिया यार। 10% डिवाइडेड बाय 12%, 0.83। .87। सो बेसिकली शेयर ए में हर 1% की रिटर्न कमाने के लिए 0.83% का रिस्क उठाना पड़ेगा और शेयर बी में हर 1% की रिटर्न कमाने के लिए 0.87% का रिटर्न कमाना पड़ेगा। तो कौन सी सिक्योरिटी इन्वेस्ट करूं? शेयर ए। सीवी में क्या होगा? लोअर द बेटर। तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और क्रक्स में लिख देता हूं यहां पे, लोअर द सीवी बेटर द सिक्योरिटी। समझ आया? अब ये सारे केसेस एक बार नोट कर लो। हो गया? हो गया?